प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने देखा कि प्रशा अब फ्रांस को युद्ध के मैदान में ललकार रहा है। फ्रांस प्रशा युद्ध के कारण क्या थे, इन्हें हम डिस्कस कर रहे थे और लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे कि स्पेन की राजगद्दी खाली हो गई, अतः स्पेन की जनता ने एक लियोपोल्ड नामक व्यक्ति को स्पेन का राजा बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया स्पेन की गद्दी का। यह लियोपोल्ड रिश्ते में प्रशा के राजा का रिश्तेदार है, अतः फ्रांस को यह लगा कि इधर इटली, ऑस्ट्रिया, प्रशा, इधर ब्रिटेन, एक ही साइड खाली बची थी, उधर भी प्रशा के राजा का रिश्तेदार लियोपोल्ड राजा बनकर बैठ गया है। मैं तो चारों तरफ से शत्रुओं द्वारा घेर लिया गया हूं। स्वाभाविक है, अपने को चारों तरफ से शत्रुओं देशों द्वारा घिरता देखकर फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय की चिंता बढ़ी, अतः अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देखकर नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम से कहा कि हे विलियम प्रथम, स्पेन का मामला लंबे समय से हमारा आंतरिक मामला रहा है। हम ही तय करते चले आ रहे हैं कि स्पेन की गद्दी पर कौन बैठेगा। हमारी घनिष्ठता रही है, आपने स्पेन की गद्दी पर लियोपोल्ड को बिठाकर ठीक नहीं किया है। हकीकत यह नहीं थी, लियोपोल्ड को प्रशा ने नहीं बिठाया था, विलियम प्रथम ने नहीं बिठाया था, बल्कि लियोपोल्ड को स्पेन की जनता ने ही अपना राजा चुना था। लेकिन यहां बदली हुई परिस्थितियों में नेपोलियन ने घिरता देखकर यह सब बातें कह रहा है, अतः जब उसने कहा तो विलियम प्रथम बड़ा उदार विचारों का था। प्रशा का सम्राट विलियम प्रथम दब गया। उसने कहा ठीक है, हम लियोपोल्ड का नाम वापस ले लेते हैं, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। अब जब लियोपोल्ड ने स्पेन की दावेदारी त्याग दी, नेपोलियन तृतीय को लगा कि एक बार धमकी देने से यदि विलियम प्रथम इतना दब गया तो इसे कुछ और दबाना चाहिए, क्योंकि वह तो अपनी इटली और ऑस्ट्रिया के साथ जब प्रशा का युद्ध था, उस समय जो राइनलैंड की मांग कर रहा था, उन कूटनीतिक पराजयों का बदला लेना चाहता है नेपोलियन तृतीय, और अपनी कूटनीतिक पराजयों का बदला लेने के लिए वो युद्ध के मैदान में प्रशा को ललकारना चाहता है। उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां नेपोलियन के बिल्कुल विपरीत थी, गृह नीति में बिल्कुल फेल हो रहा था। अतः नेपोलियन तृतीय ने, फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय ने अपना एक दूत प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम को दबाने के लिए बर्लिन भेजा, यानी कि प्रशा की राजधानी बर्लिन भेजा। इस दूत का नाम है बेनिडेटी। बेनिडेटी बर्लिन आया, लेकिन उस समय सम्राट विलियम प्रथम बर्लिन में नहीं था, वो तो दूसरे शहर एम्स नगर में गया हुआ था। बेनिडेटी एम्स नगर पहुंचा। एम्स नगर पहुंचकर विलियम प्रथम से मुलाकात की और अपने सम्राट का संदेश सुनाया कि इस बार तो आपने स्पेन के मामले में हस्तक्षेप कर दिया। विलियम बोला गलती हो गई, हम कभी भी स्पेन के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बेनिडेटी को संतुष्ट करके विलियम प्रथम ने वापस फ्रांस भेज दिया। विलियम प्रथम अपने चांसलर बिस्मार्क का बड़ा मुरीद है। आप सब जानते हैं संसद के साथ संघर्ष में कैसे बात फंस गई थी। बिस्मार्क ही बाहर निकाल के लाया था उस बात को। सम्राट की स्थिति दांव पर थी उस समय। अतः
13 जून 1870 की यह घटना है। रात को एम्स नगर से टेलीग्राम द्वारा, तार द्वारा विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को सूचित किया कि आज ये घटना हुई, फ्रांस का दूत आया था और मैंने ये कहा है। रात को टेलीग्राम बिस्मार्क के पास पहुंचा बर्लिन में बैठे बिस्मार्क ने जब टेलीग्राम को पढ़ा तो उसने अपना माथा पीट लिया, क्योंकि बिस्मार्क तो युद्ध की तैयारी किया बैठा था और यहां विलियम प्रथम ने एक प्रकार से सरेंडर कर दिया था। फ्रांस के आगे फ्रांस की बात मान ली थी कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बिस्मार्क तो स्पेन के मामले को लेकर ही फ्रांस को लपेट कर युद्ध करना चाहता है, लेकिन यहां तो बात कुछ और हो गई। लेकिन बिस्मार्क वो जादूगर है जो असंभव को भी संभव कर सकता था। उसने टेलीग्राम की जो लाइनें थी उनको बिना काट छांट किए ऐसा बना दिया और रात को प्रेस में दे दिया, अखबार में दे दिया। जैसे रोको, कोमा, मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब ये कोमा आगे सरकार दीजिए, रोको मत जाने दो, तो अर्थ बदल जाता है। उसी तरह से ये टेलीग्राम की कुछ लाइनें अखबारों में छपवा दी। अब अखबारों में जब छपे तो बिस्मार्क ने यह ध्यान रखा कि यदि उस अखबार की लाइनों को जर्मनी की जनता पढ़े तो जर्मनी की जनता को यह लगना चाहिए कि फ्रांस के एक छोटे से दूत ने आकर हमारे ही घर में हमारे महान सम्राट का अपमान किया है। और उसी खबर को यदि फ्रांस की जनता पढ़े तो फ्रांस की जनता को यह लगना चाहिए कि विलियम प्रथम, प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम ने फ्रांस का घोर अपमान किया है। 14 जून 1870 सुबह अखबारों में यह समाचार छप चुका है। और अब देखिए, फ्रांस, जर्मनी की जनता को लग रहा है कि दूत ने हमारे ही घर में आकर हमारे सम्राट का अपमान कर दिया। फ्रांस में जनता ने पढ़ा तो जनता को लगा कि प्रशा के सम्राट ने फ्रांस का घोर अपमान किया है। दोनों तरफ से युद्ध की मांग छिड़ने लगी। फ्रांस ज्यादा उद्वेलित है, नेपोलियन तृतीय उससे भी ज्यादा चंचल प्रवृत्ति का होने के कारण उद्वेलित है। परिणाम 15 जून 1870 फ्रांस ने प्रशा पर आक्रमण कर दिया। तो 15 जून 1870 को फ्रांस आक्रमणकारी बना है। पहला आक्रमण फ्रांस ने किया है और इससे पूर्व बिस्मार्क, जर्मनी का बिस्मार्क, चांसलर बिस्मार्क पूरी तैयारियां कर चुका है। क्या तैयारियां कर चुका है? अब आप देखिए कि रूस फ्रांस का साथ देगा? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि वो तो बिस्मार्क का मुरीद है। क्रीमिया युद्ध के समय फ्रांस रूस के खिलाफ लड़ा था। पोलैंड के विद्रोहियों के समय फ्रांस की सहानुभूति पोलैंड वासियों के साथ थी। रूस की और फ्रांस की आपस में इसलिए भी नहीं बनती क्योंकि फ्रांस का महान नेपोलियन बोनापार्ट, महान सेनानायक और सर्वेसर्वा नेपोलियन बोनापार्ट यही वाटरलू के मैदान में रूस के हाथों आ रहा है, इसलिए इनकी नहीं बनती। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। फ्रांस प्रशा युद्ध शुरू होगा तब ऑस्ट्रिया फ्रांस की तरफ झुक सकता है, यह बात बिस्मार्क जानता है। इसीलिए जब इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, प्रशा ऑस्ट्रिया के बीच, तब बड़ी उदार संधि की थी बिस्मार्क ने। यह बिस्मार्क की कूटनीति थी। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से कहा कि जब हमारे बीच युद्ध के अंत में संधि हुई थी, वो संधि, प्राग की संधि की धारा में आपने जो क्षतिपूर्ति की रकम मुझे देनी है वो मुझे नहीं चाहिए, माफ की आपकी। यानी कि ऑस्ट्रिया पर थोपी गई क्षतिपूर्ति की रकम को बिस्मार्क ने माफ कर दिया।
ऑस्ट्रिया इससे खुश है, वो बिस्मार्क का मुरीद हो गया। नए बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया का कोई भू क्षेत्र लिया था पहले, और अब जो संधि में क्षतिपूर्ति देनी थी वो भी माफ कर दी। ऑस्ट्रिया बिस्मार्क का मुरीद हो गया। बिस्मार्क ने कहा तुम्हें मेरा एक काम करना है ऑस्ट्रिया, जब हमारे बीच युद्ध हो तुम्हें मजा देखना है। जैसा नेपोलियन से कहा था वैसा ही ऑस्ट्रिया से कहा है कि तुम्हें तटस्थ रहना है, मजा देखना है। बस आप ऐसा करना, आप अपनी फौजें ऑस्ट्रिया और फ्रांस की सीमा पर थोड़ी सी लगा देना। ऑस्ट्रिया और फ्रांस की सीमा पर ऑस्ट्रिया अपनी फौजें लगा दे। ठीक है साहब। अब बचा इटली। इटली को ऑस्ट्रिया से वेनेशिया दिलवाया था। प्रशा ऑस्ट्रिया युद्ध के समय इटली ने भी ऑस्ट्रिया से युद्ध किया था। इसके बदले में बिस्मार्क ने वेनेशिया दिलवाया था। अतः इटली तो पहले ही एहसानमंद है जर्मनी का। अब बिस्मार्क ने कहा कि जब प्रशा और फ्रांस के बीच युद्ध हो तो इटली अपनी सेना यहां इस बॉर्डर पर लगा दे। इटली बोला मैं लगा दूंगा। तो इटली भी फ्रांस के खिलाफ, ऑस्ट्रिया के खिलाफ, रूस के खिलाफ, और सबसे बड़ा देश ब्रिटेन, वो तो परंपरागत शत्रु है। तो कुल मिलाकर चारों तरफ से फ्रांस अकेला है, फ्रांस की सहायता करने वाला कोई नहीं है ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध और फ्रांस प्रशा युद्ध के समय। अब 15 जून 1870 युद्ध की तैयारियां हो चुकी हैं। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय ने हमला कर दिया, और हमला होते ही देखिए ये जो 4 राज्य यहां पर थे, इन्होंने तुरंत पाला बदलकर फ्रांस का साथ छोड़ दिया और जर्मनी के साथ हो लिए, प्रशा के साथ हो लिए, जिससे जर्मनी की ताकत बढ़ गई और फ्रांस इस युद्ध में अकेला रह गया। प्रशा की सेना ने फ्रांस को युद्ध के मैदान में कई बार हराया, और अंतिम दिन 1 सितंबर 1870 सेडान के मैदान में प्रशा की सेना ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय को न केवल बुरी तरह से हराया, बल्कि 84,000 सैनिकों सहित आत्मसमर्पण करने के लिए भी मजबूर कर दिया नेपोलियन तृतीय को। आप देखिए अभी 84,000 सैनिक पड़े थे, और फ्रांस का सम्राट प्रशा की ताकत से इतना आतंकित हो गया है। बार बार जो विजयी सेना फ्रांस के अंदर घुसती चली आ रही है जर्मनी की, इतना आतंकित हो गया कि 84,000 सैनिक पड़े थे, अभी आत्मसमर्पण कर दिया। फ्रांस की निर्णायक हार हुई, प्रशा की धाक सारे यूरोप में बढ़ गई, और जर्मनी या प्रशा की सेनाएं आगे बढ़ते बढ़ते फ्रांस की राजधानी पेरिस तक पहुंच गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस छोटे से प्रशा ने फ्रांस जैसे ताकतवर राष्ट्र को धूल चटा दी है युद्ध के मैदान में। इधर फ्रांस की हार के साथ, नेपोलियन के आत्मसमर्पण के साथ ही फ्रांस में फिर एक बार क्रांति हुई। द्वितीय गणतंत्र का अंत हो गया, तृतीय गणतंत्र की स्थापना हुई। ये तीसरा गणतंत्र जो स्थापित होगा, यही अब आगे चलकर प्रशा के साथ संधि करेगा। नेक्स्ट, इससे आगे अगले वीडियो।